तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टडीज़ करने वाले हैं। तो हम बता रहे हैं आपको कि जो क्लास 6 का एनसीईआरटी है इसको मैंने निकाल लिया है, और ये जो है स्टेट्स का बुक है, बिहार स्टेट्स का बुक है। मैं बड़े वाले बुक भी पढ़ाऊँगी, तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। ये हम लोग का अतीत से वर्तमान का बुक है, मुफ्त वितरण और सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू। और ये बिहार स्टेट का सब इसलिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था कहीं पे स्टेट्स का था, यहाँ पे राज्य बिहारी स्टेट बुक्स टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग इंडिया लिमिटेड। चलो बहुत इजी होने वाला है, समझते हैं हमारा अतीत क्या है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। सबको पता है कि जो हमारा हिस्ट्री है वो क्या होता है, हम लोगों को जो हमारा अतीत है उसके बारे में हमारा हिस्ट्री जो होता है बताता है, ठीक है। और अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं, क्योंकि अतीत को जानकर ही हम लोग वर्तमान को समझ सकते हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ ऐसा जो हुआ है कि अतीत में हम लोगों को वर्तमान में नहीं करना है, और हमारा वर्तमान जो हो बिल्कुल सुरक्षित हो, सेफ हो, कि हम लोग जानेंगे कि क्या अतीत से हम लोग सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि कौन सी गलतियाँ ऐसी हुई हैं और हम लोगों को आगे चल करके वो गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। तो वही इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता तो वो उसकी ऐसी हालत हो जाती है जैसे एक व्यक्ति जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। जैसे कि आप पुराने टाइम में क्या कर चुके हो, फिर आपको वो चीज़ें रिपीटेड नहीं करनी है। जैसे कि आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दे चुके हो, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है, आप भूल चुके हो, आप इतिहास को नहीं जानते हो कि 10th क्लास का एग्ज़ाम देना है, मतलब आपकी याददाश्त चली गई, तो आप फिर से 10th क्लास का एग्ज़ाम दोगे। तो वैसे ही जैसे कुछ गलतियाँ हमारी लाइफ में हो जाती है, कुछ अचीवमेंट होते हैं जो हम कर चुके होते हैं, लेकिन अगर हमारी याददाश्त चली जाएगी, अगर हम अपने अतीत को याद नहीं रखेंगे तो फिर से हम वही गलतियाँ दोहराएंगे, वही चीज़ें करेंगे। तो उन सभी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को अपने हिस्ट्री को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि सबको पता है कि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में मिलजुल कर रहता है, ठीक है ना। और यह हमारे जैसे कि सभी लोग समाज में रहते हैं, यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला हुआ है ना। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया जो है एक वैश्विक गाँव है, ग्लोबल विलेज। सब लोग आपको ग्लोबली अवेलेबल है नेट पर, नेटवर्क में, ऑल ऑफ द थिंग्स। क्या हमारा समाज सदा से एक ऐसे ही था या धीरे धीरे विकसित हुआ? सबको पता है कि ऐसा नहीं था, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ठीक है। और इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है, ठीक है। यह आप भी जानते होंगे कि इतिहास का जो संबंध है अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा एक ऐसा काल भी रहा है जहाँ पे हम लोगों को उसके कुछ भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसके दबे पुराने अवशेष, पुराने सिक्कों, अभिलेखों से मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बहुत ऐसे समाज भी हैं जिसे विशेषकर कबीलाई या जनजातीय समाज हमारे साथ ही इस युग में जी रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। उनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। तो आपको यह अंदाजा हुआ होगा कि इतिहास जानने के साधन या स्रोत अनेक और विभिन्न प्रकार के। हम लोग इतिहास को जानते हैं तो पहले हम लोग कुछ लिखे हुए शब्द जैसे कि अकबर इत्यादि के बारे में है, तो वो लोगों ने अकबरनामा इत्यादि सारी चीज़ें ही लिखे। लेकिन बहुत सारे इतिहास है जिनका कि हमें साक्ष्य मौजूद नहीं है। उस टाइम के जो खुदाई में प्रस्तुत हुए, फिर जो सिक्के हैं, इन सारी चीज़ों से उस टाइम का जो भी इतिहास है उनके बारे में हम लोग जानते हैं और चीज़ों को समझते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो तमाम साधनों और स्रोत के पर अतीत का जो इतिहासकार है वो अतीत को जानने में मदद करते हैं, और उसी से हम लोग जो हमारा अतीत है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। कैसे अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा की, कैसे शिकार करके उन लोगों ने कैसे जो उनकी जीवन की ज़रूरतों थी उनको पूरा किया, कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, तो किस तरीके से जो था डेवलपमेंट हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में। औजार हथियार, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का कैसे उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग कैसे आरंभ हुआ, राज्यों और साम्राज्यों का गठन हुआ, फिर उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून कैसे बनाया गया, कैसे साम्राज्य गठित हुए, और फिर धीरे धीरे वो बिखरते भी गए। जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे गुप्ता आते हैं, फिर गुप्ता चले जाते हैं, तो फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड्स आता है, फिर मौर्यंस आते हैं, तो फिर मौर्यन भी चले जाते हैं, पोस्ट मौर्यन आता है, फिर मतलब जो भी आता है वो एक टाइम पे उसका एंड हो जाता है। कोई भी पूरे मतलब नहीं है ना कि कोई एक उसका रूल जो है एंड तक नहीं होता है, हर चीज़ का एक एंड होता है। तो वही उसका जो रूल आता है फिर ख़त्म भी होता है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो है गठित हुए, धीरे धीरे बिखर गया, उत्थान और पतन का चक्र किस तरह चलता रहा, इन सभी बातों की जानकारी इतिहास से प्राप्त करते हैं, और आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करेगी। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि, उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं, सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया कि नदी घाटियों के ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? सबको पता है कि जो नदी, देखिए हम लोग क्यों ऐसा करते हैं कि आपने विचार किया कि नदी घाटियों का
आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? क्योंकि नदी के किनारे उन लोगों को पानी मिल जाता होगा, मछली रहती होगी तो वो लोग खा लेते होंगे, उन लोगों को खाने के लिए, रहने के लिए ये सब ज़रूरतें रहती होंगी, तो नदी पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना इंसान के लाइफ के लिए, तो वहाँ पे मेंटेन रहता होगा, तो इसलिए नदी घाटियों के किनारे ऐसा सोचते हैं उन्होंने को। आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था, यहाँ खेती का काम आसान था, नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा होती थी, ठीक है। ऐसे ही अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। जैसे कि हमको पता है, अगर हम कोल्ड इन्वायरमेंट में रहेंगे तो हम ऊनी कपड़े पहनेंगे, अगर वेट में रहें मतलब जो ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो वहाँ पे हम लोग सूती कॉटन वस्त्र पहनेंगे, तो जो हमारा पर्यावरण है, हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सबको प्रभावित करता है। चूँकि आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इसे जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है, सुविधा के लिए हम इसे छोटे कालों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से प्राप्त करते हैं, और तुलनात्मक की जो इतिहास की जानकारी, सबको पता है कि जो सिक्के हैं उस टाइम के जो खुदाई में निकलती है, अभी भी खुदाई होते रहती है, जो हिस्ट्री पढ़ करके एमए हिस्ट्री करके आर्कोलॉजिस्ट बनते हैं, तो उन लोगों को ये सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो आर्कोलॉजिस्ट का जॉब है बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस है, लाइक इट द जॉब इट इज़ द एडवेंचरस वेरी टू मच। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वो संगठित होकर रहने लगा था, अर्थात एक समाज का विकास होने लगा था, और फिर धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मगर सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी, मतलब पूरी तरीके से नहीं हुआ था, धीरे धीरे वो अभी डेवलप हो रहा था, ठीक है, अभी फूटी नहीं थी। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी था। कंदमूल जमा करके या शिकार करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों और औजारों और हथियार बनाने शुरू किए। फिर शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ नहीं आया, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। वह अपना खाना पकाकर खाने लगा, आग से खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने लगा। उसके जीवन का स्तर जो था पहले से उन्नत होने लगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। और चौथे अध्याय में हम लोग आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली, पशुपालन, व्यापार, यातायात, प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार करके अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्यु उपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों का दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी में शव गाड़ने की प्रथा प्रचलित हुई, जिससे साक्ष्य इस युग में मिलने लगते हैं। पांचवें अध्याय में हम लोग हड़प्पा की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में एकदम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। यह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों से सभ्य जीवन आरंभ कर लिया, मगर लिपि विकसित न होने के कारण अपने इतिहास के लिखित साक्ष्य उसने नहीं छोड़े। पुरातत्व या जमीन के नीचे गाड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन के इस संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अगर नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र, अगर नगर निर्माण के योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया, ठीक है। एक उन्नत जीवन शैली को हम लोगों ने अपनाया। धीरे धीरे वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था, उसमें इन लोगों को लिपि भी की जानकारी थी। अनेक मोहरों पर उनके लेख मिले, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उस टाइम का लेख तो मिला है बट कोई पढ़ नहीं पाता है, इसलिए जो खुदाई में मिलता है उसी पर, पुरातात्विक पर ही हम लोग को निर्भर रहना पड़ता है। छठे अध्याय में आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। वैदिक युग बुद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा है। वेदों की रचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए इनके लिए श्रुति शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सुन करके आगे चला जाता था। कालांतर में इनको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा। पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप विकसित और जटिल बनता गया। सातवां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति एक समुन्नत रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक कूटनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधारा उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों में भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में 8वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना, क्योंकि मगध जो था वही ना विकसित होकर के सब चीज़ बना। फिर मगध आया, फिर मौर्य साम्राज्य आया, फिर इस तरीके से फिर बाद में छोटे छोटे साम्राज्य आए। तो ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे क्या, कब और कहाँ। तो चैप्टर 1 हमारा पढ़ा होगा। अगले वीडियोज़ में हम लोग ये पढ़ेंगे क्या, कब और कहाँ।
तो इसको पढ़ लेते हैं। कहाँ से, इसका 7वां अध्याय में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। फिर अध्याय 9 में आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे, विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों से परिचित होंगे, जिसे पहली बार कल्याणकारी राज्य की स्थापना और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में विस्तार हुआ। 10वां अध्याय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य, छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए, इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनकी स्थापना विदेशी मूल के शासकों ने की थी, उनका भी समझेंगे। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान, बाहर के लोग आके रह रहे हैं, फिर इंडिया का कुछ कल्चर है, तो फिर जो मिक्सअप होगा वो भी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। इस काल में दक्षिण भारत की भी सभ्यता का विकास का साक्ष्य मिलता है। 11वां अध्याय सुदूर क्षेत्र में भारत के प्रभाव के विस्तारों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। 12वें और 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाले राजनीतिक, प्रशासन, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, जबकि अंतिम अध्याय में कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और उपयुक्त उदाहरणों के लिए आपको अनुमान हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है, आपने जाने ना। फिर आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। इससे उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत से जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी है। तो हमारे चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें सारे चैप्टर का ओवरव्यू था। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। थैंक यू। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज टेल मी इन कमेंट।